Hello guys, myself SK Verma once again welcomes you on my YouTube channel Easy Accountancy. See, in our previous video we came to know about advantages of accounting. अकाउंटिंग के फ़ायदे हम लोग समझ चुके थे। देखते हैं कि ऐसे कौन से काम है जो अकाउंटिंग नहीं कर सकता है। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग हमारे इस वीडियो का टॉपिक है। अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अगर हम इस टॉपिक में देखें तो पहली हमारी हेडिंग बनती है अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, यानी ये पूरी तरीके से, अगर आप कहें कि एक एग्जैक्ट विजिबल पार्ट में कहीं आपको ये मिलेगा तो इसमें कई आप देखते हैं कि दिक्कतें आती हैं। जैसे कि अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट in spite of the fact that most transactions are recorded on the basis of evidence. आप अकाउंटिंग में क्या करते हैं, ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो डेफिनेट एविडेंस के बेसिस पर ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। यानी या तो उसका कोई कैश वाउचर होगा, उसके कैश मेमो होगा, कोई वाउचर होगा, कोई बिल होगा, जिसके बेसिस पर आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। बावजूद इसके आप देखेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ एस्टिमेशंस होते हैं, यानी आप एग्जैक्ट वैल्यू न लगा करके आप उसमें कुछ लमसम लगभग की जो सिचुएशंस होती हैं उसको भी फॉलो करते हैं। ठीक, सो येट सम एस्टिमेट्स आर आल्सो मेड फॉर ascertaining प्रॉफिट और लॉस। जैसे अगर हम बात करें यूजफुल लाइफ ऑफ एन असेट, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई एक असेट जो है वो 10 साल चलेगी, तो 10 साल से वो 11 साल भी चल सकती है। अगर अच्छे से यूज़ किया जा रहा है उसको, ठीक, वो 12 साल भी चल सकती है। और अगर यूज़ एक स्टैंडर्डाइज तरीके से अगर नहीं किया गया, या कई बार स्टैंडर्डाइज तरीके से यूज़ किए जाने के बावजूद भी वो असेट लाइफ टाइम एस्टिमेटेड जो है वो अगर 10 साल है, हो सकता है कि 9 साल चले, 8 साल चले, या उससे कम भी चले। ठीक, तो ये एस्टिमेशंस भी इसमें काम कर रहे होते हैं, हमेशा के फैक्ट ही काम नहीं करता इसमें। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेट, अब जैसे अगर आप डाउटफुल डेट की बात करते हैं तो बिजनेस में कितने डेटर्स होंगे जो आप बिजनेस में पैसा वापस देंगे। ठीक है, तो वो भी एस्टिमेशन बेस्ड है। ये ज़रूरी नहीं कि जितने डेटर्स थे उसमें से केवल 5% ही पैसा हमारा डाउटफुल होगा, 7% डाउटफुल होगा। तो ये सब एस्टिमेशन पर डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज़ अनदर एग्जाम्पल वी कैन टेक, कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कितने में आप उसको बेसिकली रियलाइज करवा पाएंगे। तो ये भी एक एस्टिमेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होता है। फुल्ली एग्जैक्ट वैल्यू पर ये बेस्ड नहीं हो सकते हैं, बहुत सारे टर्म्स आप देखेंगे भी। ठीक, तो अब अगला अगर हम पॉइंट लेंगे जिसमें हमको लगता है कि अकाउंटिंग यहाँ पर उतना अच्छे तरीके से अपने आप को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, जैसे कि अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में नॉट बी रियलिस्टिक, ओके, सिंस अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कन्वेंशंस। तो आप देखते हैं कई कंसेप्ट्स कन्वेंशंस होते हैं वो रियलिस्टिक आपको नहीं दिखाई देंगे। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो बिजनेस कितना लंबा जाने वाला है हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन लाइफ है तो ऐसे ही बिजनेस की लाइफ को भी हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो अनरियलिस्टिक हो गया। ठीक,
It is taken that business will continue for foreseeable future. So according to this concept, we can take कि assets are recorded at cost and depreciated over their यूज़फुल लाइफ. जैसे कोई असेट मशीनरी आपने खरीदी है तो आपको मालूम है कि वो 10 साल चलेगा या 15 साल चलेगी मशीनरी, तो आप उसकी जो उसको डेप्रिशिएट कर देते हैं, उसका जो वैल्यू है उसको 10 साल में डिवाइड करके उसका ईच ईयर डेप्रिसिएशन उसमें चार्ज करते चले जाते हैं और उसकी रेजिडुअल वैल्यू को बुक्स में नोट डाउन करते चले जाते हैं. ठीक है, तो असेट्स मे नॉट बी एक्चुअली रियलाइजेबल एट बुक वैल्यू. अब आपको जो बुक वैल्यू उस असेट की दिखती है, ज़रूरी नहीं कि जब आप उसको बेचने जाएं मार्केट में तो आप उसी वैल्यू पर उसको बेच भी पाएं. अब देखिए, आपने रिकॉर्डिंग तो करी है तो मार्केट वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जानी चाहिए, जबकि आप देखिए रियलिस्टिक वे में वो उससे डिफ़र कर रही होती है जो आपने बुक वैल्यू उसकी बनाई हुई होती है. भाई अगर आपने एक मशीनरी 1 लाख रुपए की खरीदी, हर साल उस पर आप एक डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर आप लगा रहे हैं, 10% का लगाया आपने, सपोज दैट, ठीक, तो हर साल वो कितना कितना डिक्रीज कर रही होगी. 1 लाख का 10% अगर आप निकाले तो हो जाएगा 10,000, यानी हर साल वो 10-10 हज़ार रुपये से वो उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी. तब आप ये सोचें कि 2 साल बाद यानी उसकी वैल्यू हम देखें तो कितनी बनती है, 80,000 बचती है. तो अब आप मार्केट वैल्यू आपको 80,000 मिले ये ज़रूरी नहीं है. आप उसे बेचना चाहें 80,000 पे, हो सकता है 80,000 से ज़्यादा मिल जाए, हो सकता है उससे कम मिले. तो जो बुक वैल्यू तो आपने जो बनाई है और जो मार्केट वैल्यू में आपको देखिए डिफरेंस मिल रहा होता है. ठीक है. देन अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स. अकाउंटिंग क्या करता है कि डेटा से डील करता है. ठीक है, कि अलग अलग अमाउंट्स जो हैं वो मॉनेटरी वैल्यूज़ जो हैं अलग अलग हेड्स के, उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है. ठीक, लेकिन अगर हम बात करें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की तो ये उसको इग्नोर करता है. लेकिन अगर किसी बिज़नेस में अच्छे स्किल्ड और अच्छे एम्प्लॉइज़ अगर होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, तो डेफिनेटली उस बिज़नेस में आप देखते हैं कि भले कैपिटल अगर कम भी लगी है तो भी वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है. तो लेकिन हम यहाँ पर अगर देखें अकाउंटिंग में, तो जो क्वालिटेटिव फीचर्स होते हैं उसको हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते हैं. ठीक, तो अकाउंटिंग इज़ कंटिन्यू टू मॉनेटरी मैटर्स ओनली. So therefore qualitative elements like quality or skills of management, staff, industrial relation, public relations, these are ignored. यानी हम इसको बिल्कुल भी कहीं रिकॉर्डिंग का पार्ट हम नहीं बनाते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, चाहे वो पब्लिक रिलेशंस हैं बिजनेस के, या कि कोई मैनेजमेंट या स्टाफ की अपनी एक्सपर्टीज़ में है या कोई स्किल है, उसके बारे में कहीं कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम. वीडियो हमारा कंटिन्यू अभी बना हुआ है. देखिए आप, अगला टॉपिक इसी में अब हमारा आ रहा है, अगली हेडिंग एक्चुअली, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस. ठीक, अगर हम बात करें कि प्राइस लेवल चेंजेस, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट. ठीक है, आप देखते हैं कि आपने जो रिकॉर्डिंग करनी होती है वो ईयर आफ्टर ईयर, मंथ आफ्टर मंथ आप उसको रिकॉर्ड उसका मेंटेन करते चले जाते हैं. ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात आ जाती है. तो मनी एज अ मेजरमेंट यूनिट चेंजेस इट्स वैल्यू फ्रिक्वेंटली. और अगर हम बात करें मनी की, तो मनी के ऊपर आप देखिए क्या होता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर काम करता है ना. मनी की परचेजिंग पावर में आप देखते हैं कि कमी भी आती है और कभी ये बढ़ती भी है. ठीक है, तो जबकि जितनी भी असेट्स हैं या लाइबिलिटीज़ हैं या जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको आप जब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो वो उसका मेजरमेंट ऑफ मनी में ही कर रहे होते हैं. लेकिन मनी के फ्लक्चुएशंस को आप कहीं भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते हैं. ठीक, देखिए आप मनी जो है, मनी की जो परचेजिंग पावर है वो तो फ्लक्चुएट होती रहती है, वो स्टेबल नहीं रहती है. ठीक है,
और उसको हम कहीं रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते। तो अगर हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो रिकॉर्ड हमने मेंटेन किए हैं बिजनेस के वो एकदम सही इन्फॉर्मेशन हमको दे रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि जो मनी के फ्लक्चुएशंस का इफेक्ट जो है वो असेट्स से लायबिलिटीज़ की जो वैल्यूज़ है उसके ऊपर डेफिनेटली पड़ेगा। ठीक है, तो वो अब अकाउंटिंग हाउएवर प्रिज्यूम्स दैट वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स स्टेबल। तो यहाँ पर ये मान करके हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि जो असेट्स से लायबिलिटीज़ की जो मॉनेटरी वैल्यू है वो, क्योंकि मनी की वैल्यू स्टेबल मान ली है तो इसका मतलब उनकी वैल्यू भी जो हमने कैलकुलेट करी है वो बस एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जबकि फैक्ट की बात करें तो ऐसा नहीं होता है। आप भी जानते हैं कि मार्केट में जो मनी की वैल्यू है, जैसे आपने कई बार सुना होगा डॉलर मनी के अगेंस्ट इतना बढ़ गया, इतना कम हो गया, या मनी डॉलर के अगेंस्ट इतना पैसा स्ट्रांग हो रहा है या इतना पैसा टूट रहा है, ऐसे आपने सुना होगा। ठीक है, तो उसका इफेक्ट कैसे नहीं आएगा किसी भी बिजनेस की एसेट्स या लायबिलिटीज़ पर। ठीक है, या उसके किसी भी ट्रांजैक्शन पर। तो अनलेस प्राइस लेवल चेंजेस आर कंसिडर्ड, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विल नॉट शो करेक्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो करेक्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। यानी अगर हम जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो काफ़ी कुछ अजम्पशन बेस्ड होती है। और एक अजम्पशन अभी हमने जैसा कि जाना कि जो मनी की जो वैल्यू है वो मेजरमेंट यूनिट में जो है डज नॉट रिमेन स्टेबल, और ऐसा मान लिया जाता है कि मान के करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ये स्टेबल रहती है। ठीक, तो ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट हमने समझा अभी। अब आगे देखते हैं कि अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? आप जैसे बाज़ार में आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर शोरूम में वो जो दुकानदार है अपना जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट है वो लगा करके रखता है। तो क्या इसका मतलब क्या हो गया कि उसके शोरूम में, उसके शॉप में जितने भी प्रोडक्ट हैं उसी अच्छी क्वालिटी वाले हैं? नहीं, यानी वो जो हाईलाइटेड जो फीचर्स वाले जो पॉइंट होते हैं उसको ज़्यादा आगे करता है और जो कमियां होती हैं उसको पीछे कर देता है, उसको छिपा के रखता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं यही विंडो ड्रेसिंग है। ठीक, यानी मैनिपुलेशन। विंडो ड्रेसिंग इज व्हाट? मैनिपुलेशन। यानी कि जो सच है उसको थोड़ा सा घुमा फिरा करके हम लोग ले करके दिखाते हैं अकाउंट्स में। तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि वो ट्रू है जो इन्फॉर्मेशन है? ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें मैनिपुलेशन हो रहा होता है। द टर्म विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इन अ वे so as to conceal vital facts। यानी बहुत जो फैक्ट्स होते हैं उनको छिपा लिया जाता है। एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू शो अ बेटर पोजीशन देन व्हाट इट एक्चुअली इज। यानी जो सच है उसको एज इट इज़ ना दिखा करके थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन यानी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है लेकिन हम उसको कुछ ज़्यादा अच्छा बना करके दिखा रहे होते हैं। ठीक है, यही मैनिपुलेशन हो जाता है। ठीक, तो इन दिस सिचुएशन इनकम स्टेटमेंट जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है फेल्स टू प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस। यानी जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए गए हैं उससे मिलने वाली जो इन्फॉर्मेशन है प्रॉफिट एंड लॉस की वो ट्रू और फेयर नहीं हो सकती। बैलेंस शीट पोजीशन ट्रू एंड फेयर नहीं हो सकती। ठीक है, of the financial position of enterprise. That's it about our today's video. Thanks for watching and keep on watching